मैट्रिक्स को ना हम लोग हमारी रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, बुक में एनसीईआरटी में पहले एग्जांपल दे रखी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि राधा है, फौजिया है और सिमरन है, ये कुछ फ्रेंड्स है क्लास में या कुछ क्लासमेट्स हैं। इनमें से हमने चेक करना है कि किसके पास से कितने कितने नोटबुक्स और कितने कितने पेन हैं। राधा के पास हैं 50 नोटबुक 6 पेन, फिर फौजिया के पास हैं 10 नोटबुक 2 पेन, सिमरन के पास है 30 नोटबुक एंड 5 पेन, ठीक है। एक तो इसको हम इंग्लिश में रियल लाइफ में ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर इसको लर्न करना हो तो अगर हम इसको किसी टेबुलर फॉर्म में लिखें ना तो वो जल्दी से याद हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिख देंगे, राधा, फौजिया, सिमरन, और यहाँ पे नोटबुक्स मतलब कि जो जो हमारे पास प्रोडक्ट है, और दूसरा प्रोडक्ट है पेन, ठीक है। तो यहाँ से मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है, यहाँ से मैट्रिक्स ने जन्म लेना शुरू किया। तो हमें लगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही ईजी वे में लिख सकते हैं और उनमें फिर कुछ ना कुछ वेरिएशन कर सकते हैं जैसे कि हम जो चाहते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स में इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे 15 10 13, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 15 10 13, फिर आगे लिखेंगे 6 2 5। तो इसको ऐसे ना ये वाली बेसिस में लिखते हैं, स्केल बेसिस में हम लिखते हैं हमेशा। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये वाली होती है फर्स्ट रो, और ये वाली होती है सेकंड रो, और ये वाली होती है थर्ड रो। अगर हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो रोज आती हैं, अगर हम वर्टिकली चलेंगे तो उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये तो आप वैसे भी कंप्यूटर क्लास सब्जेक्ट में जब आप टेबुलर कोई मतलब कि पीडीएफ फाइल वगैरह बनाते हो अपनी, है ना, पावर पॉइंट यूज़ करते हो, एक्सेल यूज़ करते हो, तो उसमें ये आपको रो कॉलम के बारे में पता होगा। इसको बोलते हैं कॉलम्स, इसको बोलते हैं रोज। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने हमारे कॉपी ये सारा कैसे दे रखा है, देखिए वही है कि हम मैट्रिक्स को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने लिख रखा है कि मैट्रिक्स को हम टेबल की फॉर्म के साथ समझ सकते हैं। मैंने लिख दिया 3 फ्रेंड्स हैं, अमन, रमन, ज्योति, उनके पास कितने पेन्स हैं, नोटबुक्स की कलेक्शन है, उसका डेटा ये, ठीक है, 10 12 8 3 5 4। तो इसको मैंने मैट्रिक्स, ये तो है टेबल की फॉर्म में, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स के नेम है, ये जो प्रोडक्ट नेम है, उसको हम फिलहाल के लिए उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास मैट्रिक्स, इसमें ये रोज़ हैं और ये वाले कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स क्या होती है, नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैट्रिक्स की लिखते टाइम जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जैसे आपका कोई ना कोई एक नेम है तो आपने हमेशा मैट्रिक्स का कोई ना कोई एक नेम देना है। ए नेम दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया, है ना, तो उसको हम वैसे इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स का मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक लिख रखी है, उसका जो नेम है दैट इज़ ए मैट्रिक्स, ठीक है। 1 -4 2 0 3 5, ये इसमें एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर जो है उनको हम एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया रो 1 रो 2 रो 3, ये हो गया कॉलम 1 कॉलम 2। अब मैट्रिक्स को ना आपने हमेशा ऐसे रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखना है, रेक्टेंगल या स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ऐसे ट्रेंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता कि ये एलिमेंट लिख दिया फिर 2 खाली छोड़ दिए, ये ऐसे समोसा टाइप कुछ नहीं बनाना, ठीक है। ट्रेंगुलर शेप में नहीं लिखना, या तो रेक्टेंगुलर ऐसे रहेंगे या स्क्वायर फॉर्म में आएगी। फिर जब भी हम कोई भी मैट्रिक लिखते हैं तो हम हमेशा उस मैट्रिक का ना ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को समझना है तो अब ये बात अपने माइंड में रखना कि ये होती है मैट्रिक्स, और उसके ऑर्डर को रीड करते हैं आर क्रॉस सी। मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी रोज बनानी है और कितने कॉलम बनाने हैं, है ना, तो उसको इस लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगर मैं बोलूँगा कि ए 3 क्रॉस 2 है, इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स है जिसका नेम ए है, और 3 का मतलब होता है आर, उसमें 3 रोज हैं, ठीक है, ऐसे, और उसमें 2 कॉलम्स हैं, ये 2 है ना, तो उसमें ऐसे 2 कॉलम्स हैं, मतलब कि वो कुछ इस हिसाब की मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 2 लिखने का मतलब, ठीक है। और उस मैट्रिक में एलिमेंट कितने आते हैं, इन ये जो ऑर्डर है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जितनी 3 2 ज़ा 6 तो 6 एलिमेंट होंगे। अगर 3 3 मैट्रिक का ऑर्डर है तो 3 3 ज़ा 9 तो 9 एलिमेंट होंगे, क्लियर है। फिर इसके बाद कुछ आते हैं हमारे पास, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। अब यकीन मानो ये ना आपकी एनसीईआरटी में सबसे आसान चैप्टर है, ये इसलिए डाला हुआ है कि किसी भी बच्चे की जीरो ना आए, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। अब हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करनी है। एक मैट्रिक्स सबसे पहले हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक हम उस मैट्रिक को बोलते हैं जिसमें हमेशा सिर्फ एक सिंगल रो ही हो, डजन मैटर कॉलम कितने हैं, लेकिन रो हमेशा उसमें 1 होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये कुछ मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ये रोज ऐसे होती है ना हॉरिजॉन्टली, तो 1 रो है, इसमें 1 रो है, इसमें 1 रो है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है रो मैट्रिक की। फिर सिमिलरली कॉलम मैट्रिक कौन सी होगी, जिसमें 1 कॉलम होगा, जैसे ये 1 कॉलम है, 1 कॉलम है, 1 कॉलम है, इसमें रो ज़्यादा हो सकती हैं।
अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। रेक्टेंगल में जैसे लेंथ ब्रेथ होती है ना, वो इक्वल नहीं होती, वैसे ये लेंथ ब्रेथ की जगह नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये इसकी रोज़ हैं, इसमें देखिए 1 रो है लेकिन 2 कॉलम है, फिर यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम सेम नहीं होते। फिर आगे जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक में हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसी मैट्रिक जिसमें रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम सेम आए, जैसे कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1, ये मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर बनते जा रहा है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक को हम बोलेंगे हमेशा से स्क्वायर मैट्रिक। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक क्या होती है? पहली बात तो जब भी मैं बोलूँगा डायगोनल मैट्रिक तो समझ लो कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, वो रेक्टेंगुलर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे वाली ज़्यादातर जो मैट्रिक आएंगी वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक की टाइप से ही आएंगी। तो जैसे ये एक मैट्रिक लिख दी, मैं बोलूँगा हाँ जिसकी डायगोनल मैट्रिक क्या है, तो आप ये डायगोनल एक ड्रॉ कर देना, इसके ऊपर जो जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इसके डायगोनल मैट्रिक के एलिमेंट होगी। इसकी डायगोनल मैट्रिक बनेगी 1 4 8, इसकी बनेगी 1,4। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या बोलते हैं मेन डायगोनल। +2 में यही यूज़ होगा एनसीईआरटी में। जब फिर कभी कोई जेईई मेन एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल बताइए। ठीक है, तो सेकेंडरी डायगोनल इस ऐसे होता है, क्रॉस होता है वो। ठीक है, वो नहीं लिखना, फिलहाल आपने यही लिखना है। और ये जो डायगोनल मैट्रिक है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक में ही आएगी। डायगोनल मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक में पॉसिबल है, रेक्टेंगल में पॉसिबल नहीं है। फिर एक आती है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर, एक आती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है कि पहले तो आपने ये ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर देना है। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे हमेशा 0 होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये एक मैट्रिक्स थी, अब यहाँ पे इसका डायगोनल जा रहे हैं। ठीक है, डायगोनल के नीचे वाले 3 एलिमेंट है, तीनों 0 हैं। अगर नीचे वाले 0 हैं तो नेम उल्टा है, तो नेम होगा अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ये डायगोनल है, अब इसमें ऊपर वाले 0 होंगे, अगर ऊपर वाले 0 हैं तो इसका नेम क्या आएगा, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, जब किसी मैट्रिक्स से हम कोई एलिमेंट कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब कि बाकी सारे एलिमेंट 0 0 हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन उनसे कोई नंबर हम कॉमन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 1 1 रहेंगे, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 आएंगी आपके पास। डायगोनल वाली 1 1 है, नॉन डायगोनल वाली सारी की सारी हमेशा वो आपके पास 0 रहेंगी। फिर एक होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक कब होता है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो आपके पास और दोनों मैट्रिक्स में आने वाले सारे एलिमेंट आपके पास सेम सेम हो। अगर मैं लिख के समझा देता हूँ, जैसे कि ये मैट्रिक है मेरे पास 1 2 3 4 और ये भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स दोनों, इसका नेम ए है, इसका नेम बी है, तो मैं बोलूँगा कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक बी के, क्योंकि एक तो इनका ऑर्डर सेम है और एक हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग के इक्वल आ रहा है। तो अगर आपके पास आएगा ऐसे एक्स वाई 1 2, ठीक है, और ये बोलेंगे 3 4 2 3 ए बी, तो बोलेंगे कि एक्स वाई अननोन की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, वाई की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये होते हैं इक्वल मैट्रिक। एक होते हैं इक्वलेंस मैट्रिक। इक्वलेंस मैट्रिक में क्या होता है कि जब ऑर्डर तो सेम है दो मैट्रिक्स का, ठीक है, लेकिन उनके जो एवरी एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो उनको बोलते हैं इक्वलेंस मैट्रिक। फिलहाल इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो एक ना और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जब ये बोलेंगे कि कभी भी एक मैट्रिक फॉर्म करके दिखाओ आप, जैसे कि मैंने आपको ये लिख के दिखाया था 2 क्रॉस 3 का मतलब होता है कि एक मैट्रिक है जिसमें 2 रोज़ हैं, ठीक है, 2 रोज़ आ रही हैं लेकिन 3 कॉलम आएंगी, तो ऐसी एक मैट्रिक बन जाती है हमारे पास, है ना। यहाँ पे एक एलिमेंट होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी पोजीशन को कैसे रीड किया जाता है, मैं पहले अपनी तरफ से आपको एक मैट्रिक लिख के दिखा देता हूँ 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर की। 1 2 3 -1 -4 0। ठीक है, अब ये वाला ऑर्डर है ना, इसको हम बोलते हैं A11। ठीक है, स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। इसको मैं बोलता हूँ A12। ये 1 का मतलब फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, फिर आगे वाले को बोलेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर यहाँ पे इसको बोलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इनके अगर मैं पूछूंगा ना आपसे कि मुझे यहाँ से बताइए जी A22 क्या है, तो आप बोलोगे A22 की वैल्यू मतलब कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड, ये वाले ये -4 एलिमेंट था, इसकी वैल्यू आएगी -4 आएगी। ठीक है, या फिर कभी कभार हमें ये लिख के दे देते हैं कि एक AIJ, आप एक ए मैट्रिक को फॉर्म कीजिए जिसका ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 2 होना चाहिए,
लेकिन उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ए आई जे वो बन रहे हैं आई प्लस जे बाई 2 करके, ठीक है। तो ये 3x2 का मतलब क्या होता है कि पहले तो आपने कि 3x2 मैट्रिक फॉर्म करनी है। 3 मतलब कि 3 रोज बनेंगी, A11 और 2 कॉलम बनेंगे, A12 A21 A22 फिर A31 और A32, ठीक है। ये मैट्रिक बन गई हमारे पास। फिर यहाँ से हमने अब इन ये मैट्रिक है ना इसको रिविजन, अब ये सारे नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि A11 की। तो ये A1 का मतलब क्या होता है, आई को 1 पुट करो और जे को 1 पुट करो, ये होगा 1 + 1/2 मतलब कि 2/2 मतलब कि 1 बनेगा। फिर A12 की वैल्यू फाइंड करनी है 1 + 2/2 और ये बनेगा 3/2। फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी है 21 की, ये बनेगा 2 + 1/2 मतलब कि 3/2। फिर वैल्यू फाइंड करनी है 22 की, 2 + 2/2 ये बनेगा 4/2 = 2। फिर आगे ऐसी 31 की, 32 की, मतलब कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में तो लगभग ऐसी क्वेश्चन है। आई होप ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।